हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर ब्रिलियंट एकेडमी 1993 पर। मेरा नाम है वकास खान, जहां पर मैं आपको क्लास 10th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी करा रहा हूं और उसकी थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन, इसी चैप्टर के अंदर प्रिज्म से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद होनी चाहिए और पेपर के अंदर ये बातें पूछी जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हमारे पास एक प्रिज्म है और प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट यानी कि श्वेत प्रकाश जाता है तो वो जब निकलता है तो वो 7 कलर्स के अंदर हो जाता है, यानी कि 7 रंगों के अंदर बढ़ जाता है। और उन 7 कलर्स को हम इंग्लिश के एक वर्ड विबग्योर के नाम से जानते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है। तो इसमें जो प्रिज्म से जुड़ी हुई बातें हैं उन बातों को हमें समझना है। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा दूर, जैसे ये रेड कलर का है, तो किस रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा दूर जाकर के फोकस होता है, यानी कि किस प्रकाश की किस रंग के प्रकाश की फोकस दूरी सबसे ज्यादा है। और हमसे यह भी पूछा जाता है कि किस रंग के प्रकाश की फोकस दूरी सबसे कम है। तो हमने इन्हीं बातों को एक चार्ट के रूप में इस तरह से यहां दिखाया है कि कौन सी चीज किस रंग के लिए सबसे अधिक होगी और कौन सी चीज किस रंग के लिए सबसे कम होगी। ये छोटी छोटी बातें आपको कंपटीशन के अंदर भी आती हैं और आपको एकदम याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास आता है, हमसे ये पूछा जाता है कि फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी जो है वो किस रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होगी। हमसे यह पूछा गया कि फोकस दूरी किस रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होगी। तो आंसर मिला लाल रंग के प्रकाश के लिए। इसको आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि रेड कलर जो है वो सबसे ऊपर है, यानी कि वो बहुत ज्यादा दूर जाकर के फोकस होता है, और ये जो वायलेट कलर है, बैंगनी रंग जो है, वो एकदम नीचे रहता है। तो इसकी फोकस दूरी जो है वो सबसे कम होती है। और इसीलिए एक क्वेश्चन आता है छोटी क्लासेस में पूछा जाता है कि खतरे का निशान लाल रंग का क्यों बनाया जाता है। तो खतरे का निशान लाल रंग का इसीलिए बनाया जाता है कि उसकी फोकस दूरी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वो दूर से ही दिखाई दे जाता है। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि फोकस दूरी लाल रंग के प्रकाश के लिए जो है वो सबसे अधिक होती है। ये आपको याद करना है। फिर इसी में पूछा कि फोकस दूरी सबसे कम किस रंग के प्रकाश के लिए होती है। तो ये बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होती है। आप देख सकते हो कि बैंगनी रंग का प्रकाश जो है वो नीचे, यानी कि कम दूरी पर ही फोकस हो जाएगा। तो हमारे पास ये 2 क्वेश्चन हो गए फोकस दूरी से जुड़े हुए कि सबसे अधिक किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है। ये हमारे पास एक बात फोकस दूरी से जुड़ी हुई हो गई। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि तरंग दैर्ध्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेव लेंथ, यानी कि तरंग की लंबाई। तो तरंग की लंबाई या तरंग दैर्ध्य जो होती है वो किस रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होती है। तो हमारा आंसर मिला कि तरंग दैर्ध्य जो है वो लाल रंग के प्रकाश के लिए, यानी कि रेड कलर के लिए जो है वो सबसे अधिक होती है। यानी कि फोकस दूरी भी और तरंग दैर्ध्य भी दोनों सेम रही, वो लाल रंग के प्रकाश के लिए दोनों की दोनों एक जो है सबसे अधिक रही, और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम है। तो ये 2 बातें कम के लिए आ गई। तो ये तरंग दैर्ध्य ये याद करना है आपको। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से दिखाते हैं और फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं। तीसरी चीज हमारे पास आती है आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो हमसे फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आवृत्ति जो है किस रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होगी। तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बैंगनी रंग के, यानी कि वायलेट कलर के लिए सबसे अधिक होगी। और
किस रंग के लिए कम कम होगी? तो लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होगी। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का भी जो है, ये फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से दिखाते हैं, ये बात हो गई। ठीक है, फिर आता है हमारे पास विचलन कोण। तो विचलन कोण जो है, विचलन कोण हमारे पास बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। आप देख ही सकते हैं कि बैंगनी रंग का प्रकाश जो है वो सबसे ज्यादा मुड़ा, ठीक है, जो बैंगनी रंग का प्रकाश है वो सबसे ज्यादा मुड़ा, उसका विचलन कोण हमने ये डेल्टा V से दिखा दिया यहां पर। और लाल रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण ये डेल्टा R। मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। ये विचलन कोण को हम इस तरह से, जैसे ये S टाइप की आकृति बनाते हैं, अगर रेड कलर के लिए यूज करना होता है तो हम छोटा सा एक सफिक्स लगा देते हैं, यहाँ पर R लगा देते हैं। और अगर बैंगनी रंग के लिए लगाना होता है, यानी कि वायलेट कलर के लिए, तो हम यहाँ पर जो है डेल्टा V लगा देते हैं, इसको छोटा डेल्टा बोलते हैं। तो हमसे पूछा गया कि विचलन कोण किस रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होगा? तो विचलन कोण जो है वो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होगा और लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होगा। ये भी हमारे पास ये बात इंपॉर्टेंट हो गई, यानी कि विचलन कोण की बता दी। एक आता है टर्म हमारे पास अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमसे पूछा जाता है कि अपवर्तनांक जो है वो किस रंग के लिए, ठीक है, किस रंग के लिए सबसे अधिक होगा? तो उसका आंसर मिलेगा बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होगा। और किस रंग के प्रकाश के लिए कम होगा? तो अपवर्तनांक जो है वो लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होगा। तो ये हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट बातें जो हमने सीखी इस वीडियो के अंदर, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के चैप्टर के। तो इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर हम 12 कर रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 12। ये दो क्वेश्चन, एक तो 12 यानी कि 12 और एक जो हमारे पास 13 यानी कि 13, ये दोनों के दोनों जो है इस फार्मूले के ऊपर हमारे क्वेश्चन हैं। तो I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। तो यहां पर I क्या चीज है? आपतन कोण, और A जो है हमारे पास प्रिज्म का कोण, और डेल्टा M है अल्पतम विचलन कोण। ये तीन चीजें हमारे पास जो है इस फार्मूले के अंदर यूज होंगी, और इनमें से दो चीजें वो दे देगा, तीसरी चीज हमें निकाल करके दिखानी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण क्या होगा? यानी कि सबसे पहले पढ़ते हैं 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का। तो प्रिज्म का जो कोण है वो है A, इसकी वैल्यू हमें 60 डिग्री दे रखी है। प्रिज्म का कोण मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि 60 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का आपतन कोण, 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण, तो न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा M कह रहे हैं, ये दे रखा है 30 डिग्री। इस स्थिति में आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण को हम I कह रहे हैं, तो ये हमें निकाल करके दिखाना है। तो अब करते हैं, इस फार्मूले को लगाते हैं। I इज इक्वल टू हमारे पास A प्लस डेल्टा M अपॉन 2, ये हमारा फार्मूला है। इसको हमने हाईलाइट कर दिया, यहां पर लिख दिया हमने सूत्र यानी कि फार्मूला। हमें I निकाल करके दिखाना है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। तो I को हम ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, और A की वैल्यू हमारे पास जो है वो 60 डिग्री है, और डेल्टा M की वैल्यू हमारे पास जो है वो 30 डिग्री है अपॉन 2। अब 60 के अंदर आप 30 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री अपॉन 2। जब 90 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। तो आपतन कोण 45 डिग्री आ गया। ठीक है स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है 13। पेज नंबर 8 पर
क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का आपतन कोण 48 डिग्री है। तो 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म का कोण जो है वो 60 डिग्री आपको दे रखा है, तो आपने यहां लिख दिया प्रिज्म का कोण को ये बोलते हैं, तो ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आगे क्या कह रहे हैं, आपतन कोण 48 डिग्री है, तो आपतन कोण को हम आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यह 48 डिग्री हमें दे रखा है। फिर क्या कह रहे हैं कि इसका अल्पतम विचलन कोण यानी कि मिनिमम डेविएशन एंगल हमें निकाल करके दिखाना है। तो अल्पतम विचलन कोण के आगे हमने क्या करा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फार्मूला हमारे पास ये लिखा है, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। अब हम क्या करते हैं, हमें डेल्टा एम निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा एम ऊपर है, ए प्लस डेल्टा एम, तो इसके ए प्लस डेल्टा एम के नीचे 2 है, तो इस 2 को यानी कि 2 को जो है इस आई से मल्टीप्लाई कर दो, 2i इज इक्वल टू, अब ए प्लस डेल्टा एम ऐसे का ऐसे ही आप उतार लो। क्लियर है। हमें निकाल करके दिखाना है डेल्टा एम, तो डेल्टा एम को हमने ऐसे का ऐसे ही लिखा, और ए जो लिखा है ये प्लस में जो था ए, ये दूसरी साइड में माइनस में चला जाएगा, तो 2i तो ऐसे कैसे ही है, और ए जो होगा क्योंकि हमने इस साइड से उठा करके इस साइड में करा है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो अब हम इसको चेंज कर देते हैं, डेल्टा एम तो हमारे पास इधर आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो है इस साइड चला जाएगा, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i माइनस के ए। अब 2 इंटू आई की वैल्यू हमारे पास है 48 डिग्री, माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री। अब क्या करिए, ये 48 की जब 2 से मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास आ गया 96 डिग्री, माइनस के 60 डिग्री ऐसे का ऐसे ही लिखा। अब 96 में से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 डिग्री, तो ये डेल्टा एम हमारे पास निकल करके आया 36 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए स्टूडेंट, पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारे पास पिछली वीडियो के अंदर इस फार्मूले के ऊपर हमने जो आपको कराया था, ये चेन फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो रह गया था। वीडियो क्योंकि लंबी हो रही थी, तो इसलिए इस वीडियो में ही जो है मैं इस क्वेश्चन को भी करा करके आपको दिखा रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 हो, तो वायु के सापेक्ष यानी कि एयर के रेस्पेक्ट में किसी पारदर्शी द्रव यानी कि कोई लिक्विड है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, तो हमारे पास 3 चीजें आ गई। जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो के अंदर ही वो चीजें माध्यम लिख करके दिखाए थे। एक तो कह रहा है कि वायु, ये इसमें इस फार्मूले को लगाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो एक तो हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम है वायु, जिसमें लाइट चल रही है। एक है हमारे पास पारदर्शी द्रव यानी कि ट्रांसपेरेंट लिक्विड, तो ये हमारे पास द्रव है कोई। दूसरी चीज आ गई, फिर कांच, एक तीसरी चीज आ गई गिलास यानी कि कांच हमारे पास ये आ गया। ये 3 चीजें हैं। तो फिर इनका आपस में जो अपवर्तनांक है वो किस किस तरीके से दे रखे हैं ये हमें समझना है। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष यानी कि एक एयर के सापेक्ष, मैंने यहाँ पे एयर लिख दिया, तो एयर को ए से दिखाया है, लिक्विड को मैंने एल से दिखाया है, और गिलास को मैंने जी से दिखाया है। तो हवा के सापेक्ष यानी कि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक को एन से दिखाते हैं, तो द्रव का अपवर्तनांक को एल से दिखा दिया। ये वैल्यू दे रखी है उन्होंने 1.25। ये एक चीज दे दी। दूसरी चीज क्या दी है, ये 3 चीजें हमें चाहिए। 1.25 हो तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो। तो कांच का अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तनांक जो है वो कांच का है, लेकिन है हवा के सापेक्ष में, वायु के सापेक्ष में।
तो वो कितना दे रखा है 1.5। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक निकाल के दिखाना है, गिलास का अपर्तनांक निकाल करके दिखाना है द्रव के सापेक्ष, यानी कि LNG, ये हमें निकाल करके दिखाना है। तो हमारा क्वेश्चन इस फार्मूले से सॉल्व होगा। हम क्या करते हैं, एयर भी है, लिक्विड भी है और गिलास भी है, हमारे पास तीन चीजें हैं। तो इसके लिए हमारे पास चेन फार्मूला ये बन जाएगा कि हम ये 3 बार n लिख लेंगे, n इंटू n इंटू n और इज इक्वल टू 1। ये हमने ऐसे कर दिया। अब एयर के सापेक्ष में लिक्विड का इंटू, फिर लिक्विड के सापेक्ष में हमारे पास जो है वो गिलास का, और गिलास के सापेक्ष में एयर का। ये फार्मूला हमारा बनेगा जो हमें यूज करना है। अब ये देखते हैं कि ANL, तो ANL ये तो हमें ठीक दे रखा है, ये लग जाएगा, यहां इसकी वैल्यू रख देंगे, इंटू LNG। LNG ये हमें निकाल करके दिखाना है, तो इसे LNG को तो हम ऐसे कैसे उतार देंगे, ये निकाल के हमें दिखाना है। और ANL ये हमारे पास क्या है कि इसकी वैल्यू दे रखी है, इंटू अब क्या है GNA, तो GANG दे रखा है और हमें निकाल करके हमें चाहिए GNA इस फार्मूले में रखने के लिए। तो ये जो चीज है ये क्या है, उल्टी है इस चीज की, यानी कि अपोजिट है। इससे आप क्या कर सकते हो, ऐसे करिए कि हमें निकाल करके दिखाना है GNA जो है 1/ANG बन जाएगा। फिर क्लियर है? तो यहां पर क्या करेंगे कि 1 के अपॉन में लिखेंगे और इसको पलट करके लिख देंगे ANG और इज इक्वल टू 1। अब क्या करिए, ANL की वैल्यू जो है 1.25 दे रखी है, इंटू LNG ये निकाल के दिखाना है 1/ANG। ANG की वैल्यू है 1.5 इज इक्वल टू 1। अब क्या करिए कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1/1.5, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को 1 से तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1.25 से, तो ये ऐसा कैसे आ गया, अपॉन में 1.5 इंटू LNG इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करिए, हमें ये निकाल के दिखाना है, तो इसको LNG को ऐसा कैसे रखेंगे, यहां रखा है 1 और ये जो चीजें है 1.5, ये 1.5 दूसरी साइड में 1 से मल्टीप्लाई करके 1.5 ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर था 1.25, तो ये नीचे चला जाएगा 1.25। अब आप क्या करिए कि यहां पर तो 2 नंबर के बाद जो है डेसिमल है, या 1 नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहां पर 1 0 हम बढ़ा लेंगे, तो ये आ जाएगा 1.50 अपॉन 1.25। तो यहां डेसिमल ये हटा दिया, ये आ गया 150/125। अब आप करिए इसको 25 से काट दीजिए, 25 से जब इसको काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा और 25 से इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 5 बार कट जाएगा। 25 से जो हमने इसको डिवाइड करा और 25 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 6/5 और 6 को जब हमने 5 से डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 1.2। आप यहां पर जो है 6 को इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं, 5 से इसको डिवाइड करा तो 5 आ गया, माइनस करा 6 में से 5 माइनस करा 1 आ गया और यहाँ पर डेसिमल लगा करके यहाँ 0 उतार दिया और 5 2 जो है हमारे पास 10 आ जाएगा, ये माइनस करा ये 0 आ गया। तो हमारा आंसर ये निकल करके आ गया।